पिछले वीडियो में हमने खिलजी वंश के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग बात करेंगे तुगलक वंश की। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से लगभग 1412 तक रहा। इस वंश की स्थापना का श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को जाता है। आइए उसके संबंध में एक एक बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करें। उसकी माँ एक हिंदू जाट महिला थी और पिता तुर्की के करौना जनजाति से संबंधित थे। इतना ही नहीं, उसके पिता बलबन के गुलाम भी थे। जब यह कुछ बड़ा हुआ तब अलाउद्दीन खिलजी ने इसे दीपालपुर का सूबेदार बना दिया। उसी दरमियान मंगोलों का आक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण इसने 3 प्रमुख सेनापतियों की नियुक्ति की, जिसमें ये एक प्रमुख था। पहला मलिक शादी, दूसरा जफर खां और तीसरा गयासुद्दीन तुगलक। एक सेनापति की हैसियत से इसने 29 बार मंगोलों को हराया, जिससे प्रसन्न होकर अलाउद्दीन खिलजी ने इसे मलिकुल गाजी की उपाधि दी, या इसे गाजी मलिक भी कहा गया। इसके अन्य नाम भी हैं, गाजी बेग तुगलक और गाजी तुगलक। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इस गाजी शब्द का अर्थ होता क्या है। गाजी का अर्थ होता है काफिरों को समाप्त करने वाला, अर्थात दुश्मनों को समाप्त करने वाला। इस प्रकार यह गाजी मलिक, मलिकुल गाजी, गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1320 ईस्वी में हम लोग जानते हैं कि खुसरो खां ने मुबारक खिलजी को समाप्त करके दिल्ली पर अधिकार किया था। उस घटना के सिर्फ 5 माह के बाद 1320 ईस्वी में ही इसने खुसरो खां की हत्या करके दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा किया। यह भी एक बहुत समझदार राजा था। इसने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहले इसने कृषि के क्षेत्र में सुधार करने का प्रयास किया। जैसे इसने भू राजस्व की दर को 1/5 से 3/5 के मध्य रखा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व की तय की गई भू राजस्व की दर से काफी कम थी। दूसरा, इसने एक ऐसी व्यवस्था की कि प्राकृतिक आपदा के समय लगान माफ कर दिया जाएगा। इसके समय में नस्क और बटाई प्रथा प्रचलित हो गई थी। इसने अलाउद्दीन खिलजी की एक और आर्थिक नीति का विरोध किया, वह था इसने नकद वेतन की जगह कर मुक्त भूमि अपने राज्य के अधिकारियों को देना शुरू कर दिया और लगान सीधे राजकोष में जाने लगा। इसने सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास किया, जिसके लिए इसने कुओं और नहरों का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि नहरों का निर्माण कराने वाला यह सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान था उस समय तक। इसी का अनुकरण करते हुए फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया और हक ए शर्ब नामक एक सिंचाई कर लगाया, जो कि उपज का 1/10 भाग हुआ करता था। उस बात की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।
इसके न्याय व्यवस्था के बारे में बर्नी ने टिप्पणी किया था कि इसकी न्याय व्यवस्था इतनी ज़्यादा दुरुस्त थी कि इंसान तो छोड़िए, भेड़िए को भी भेड़ का शिकार करने से पहले सोचना पड़ता था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसकी न्याय व्यवस्था इतनी दुरुस्त थी उस समय। स्थापत्य के क्षेत्र में इसके योगदान की अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली की पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना इसने रोमन शैली में की। रोमन शैली की चर्चा जब हम लोग आर्ट एंड कल्चर को डील करेंगे उस समय देखेंगे। रोमन शैली में इसने तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की और वहीं पर एक दुर्ग का निर्माण करवाया जो कि 56 कोट के नाम से प्रसिद्ध है। बंगाल अभियान से जब यह 1325 ईस्वी में वापस लौट रहा था तो इसके पुत्र जूना खां के द्वारा निर्मित एक लकड़ी के एक अर्धनिर्मित महल में यह आराम करने के लिए रुका और उसी में दबकर इसकी मृत्यु हो गई। 1325 में, मतलब सिर्फ 5 वर्षों तक शासन करने का इसे मौका मिला। उसके बाद 1325 में ही उसी दिन जूना खां जो कि इसका पुत्र था मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में गद्दी पर बैठा। इसने 1320 मार्च 1351 तक शासन किया। 1325 से लेकर लगभग 26 वर्ष इसने शासन किए। आइए उसके बारे में देखते हैं। यह सल्तनत काल का सबसे ज्यादा शिक्षित और योग्य सुल्तान हुआ करता था। मतलब सल्तनत काल में इससे ज्यादा विद्वान कोई सुल्तान नहीं हुआ। क्यों? इसने बहुत सारी विधाओं की शिक्षा ग्रहण की थी। यह बहुत भाषाओं का ज्ञाता था। और जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो वह उदार भी होता है, धर्मनिरपेक्ष होता है। ये सारे गुण एक शिक्षित व्यक्ति के होते हैं। चूंकि यह शिक्षित था और समझदार भी, तो तत्कालीन परिस्थितियों से ये भली भांति परिचित था। इसलिए यह गैर तुर्कों को गैर तुर्कों व भारतीय मुसलमानों को इसने उच्च पद पर आसीन किया। इसने सर्वधर्म समभाव प्रदर्शित करते हुए हिंदुओं के त्योहार में रुचि लेनी आरंभ कर दी। इसको सबसे ज्यादा मजा आता था होली में। इसके दो कारण हैं। हिंदुओं के त्योहार में हिस्सा लेने के इसके दो कारण हैं। पहला कि इसकी दादी हिंदू महिला थी। दूसरा, यह एक शिक्षित व योग्य सुल्तान था जिसने कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ कट्टरता को छोड़ दिया।
आइए देखते हैं। इब्न बतूता 1333 में अफ्रीका से, अफ्रीका के मोरक्को से एक चीनी यात्री इसके दरबार में आया जो था इब्न बतूता। वह इतना विद्वान था कि उसकी विद्वता से खुश होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। 1342 में इसे अपना राजदूत बनाकर मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन भेजा। इसकी एक पुस्तक है रिहला। रिहला में कई बातों का उल्लेख किया गया है। सबसे पहला नाम आता है, इसने इसकी डाक व्यवस्था, दुरुस्त डाक व्यवस्था के बारे में जिक्र किया है। रिहला में इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था। दूसरा, गुप्तचर विभाग के पुनर्गठन की चर्चा इब्न बतूता के रिहला में ही मिलती है। उस समय विदेशी व्यापार भी कहीं न कहीं अपनी चरम अवस्था पर थे। इस पुस्तक के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने के सिक्के जारी किए थे, जिसको रिहला नामक अपनी पुस्तक में इब्न बतूता ने दीनार कहा है। इस दीनार पर बहुत सारी अच्छी बातें अंकित हुआ करती थीं, जैसे कि ईश्वर सुल्तान का समर्थक होता है। सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। सुल्तान ईश्वर की छाया होती है। ऐसे अच्छे अच्छे वाक्य मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सोने के सिक्कों पर अंकित करवाए थे। आइए इसके द्वारा कुछ किए गए कार्यों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसने दीवान ए कोई नामक नवीन विभाग की स्थापना की। यह एक कृषि संबद्ध विभाग था। यह किसानों को प्रत्यक्ष सहायता दिया करता था। और इसका बस इस विभाग का एक ही उद्देश्य होता था कि किसानों को अधिक से अधिक प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करके अधिकाधिक भूमि को कृषि कर्म के अंतर्गत लाया जाए। अगर प्रैक्टिकल रूप से देखें तो ये आज के बैंक की तरह है जो प्रत्यक्ष सहायता देती थी। हालांकि उसका ब्याज सहित फिर ऋण वसूलती भी थी, तो इसलिए इसको वर्तमान बैंक के रूप में देखा जाता है। इतिहास में इसकी 4 प्रमुख योजनाओं के लिए जाना जाता है। बर्नी के अनुसार वो 4 योजनाएं एक ऐसी योजनाएं थीं जो सैद्धांतिक रूप से बहुत ज़्यादा दूरदर्शी, बहुत ज़्यादा संतुलित थीं, लेकिन इसकी किस्मत ने उसे विफल बना दिया। आइए एक एक करके उनको देखने का प्रयास करते हैं। इसकी 4 योजनाओं की व्याख्या बर्नी ने की है। सबसे पहली योजना जो थी वो थी दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि।
सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि दोआब होता क्या है। दो नदियों के बीच की भूमि दोआब है। दो नदियों के बीच की भूमि दोआब क्षेत्र कहलाती है। इसने गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में कर बढ़ा दिया। लेकिन अफसोस कि उस वर्ष वहां प्राकृतिक आपदा आ गई। अब प्राकृतिक आपदा के कारण किसान उस अतिरिक्त लगान को देने में असहजता महसूस करने लगे। फलतः कई जगह विद्रोहों ने जन्म लिया। इस प्रकार स्थिति को संभालते हुए इसे यह आदेश वापस लेना पड़ा जो इसकी विफल योजना में से पहली योजना थी। सांकेतिक दूसरी योजना थी सांकेतिक मुद्रा का चलन। फरिश्ता कहता है इसने कांसे का सिक्का चलाया था। बरनी कहते हैं इसने तांबे का सिक्का चलाया था। बहरहाल जो भी सिक्का चला हो, जो भी सिक्के जारी किए गए हों, उनके एक सिक्के का मूल्य चांदी के एक टंके के बराबर हुआ करता था। यह बहुत दूरदर्शी योजना थी। लेकिन वक्त ने कैसे करवट बदल लिया, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं कि इसके सिक्के बनाने की ओरिजिनल कॉपी थी। इसके दरबारियों ने ओरिजिनल पीस जो था, इसके दरबारियों ने उसकी कॉपी कर ली। परिणाम क्या निकला कि राज्य में जालसाजी बढ़ गई और इस प्रकार इसका यह कार्यक्रम भी विफल हो गया। अगली योजना जो थी वो दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी राजधानी परिवर्तन। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में लिखा है कि इसकी विफल योजनाओं को देखते हुए चूंकि डाक व्यवस्था बहुत दुरुस्त हो गई थी, डाक व्यवस्था बहुत दुरुस्त थी और इसकी योजनाएं निरंतर विफल होती जा रही थीं, तो दिल्ली के अमीर और दिल्ली की आम जनता इसे गाली भरा पत्र लिखा करते थे, जिससे परेशान होकर सुल्तान ने राजधानी परिवर्तन करने का निर्णय लिया और दिल्ली से देवगिरी राजधानी स्थानांतरित कर दी। अगली इसकी जो योजना थी खुरासान और कराचिल का सैनिक अभियान। यह इसके ओवर कॉन्फिडेंस के कारण, अति विश्वास के कारण यह योजना विफल हुई। हुआ क्या था कि खुरासान और कराचिल अभियान के लिए इसने अपने सैनिकों को एक वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया। परिस्थितियों ने करवट लिया और इस रास्ते में इसके आधे से ज़्यादा सैनिक जंगलों में भटक गए और इसके अतिरिक्त कुछ सैनिक जब वहां पहुंचे तब तक पता चला कि इसकी संधि हो चुकी थी यहाँ के शासकों से। इस प्रकार इसका श्रम बल और अर्थ दोनों का नुकसान इसे झेलना पड़ा।
इन्हीं इन्हीं ऐसी ही योजनाएं जिनकी विफलता ने इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सन की, रक्त पिपासु मतलब लोगों का रक्त पीने वाला, स्वप्नशील, इन्हीं विफल योजनाओं के कारण इतिहास में यह पागल सन की, रक्त पिपासु, स्वप्नशील, सपनों में रहने वाला आदि उपनामों से इतिहास में जाना गया। था बहुत शिक्षित, लेकिन किस्मत ने इसे पागल बना दिया, मतलब पागल उपनाम दिलवा दिया। क्यों? क्योंकि इसकी सारी योजनाएं एक सुल्तान की हैसियत से विफल हो रही थी। चूंकि यह एक पढ़ा लिखा सुल्तान था, लेकिन इसकी विफलताओं ने कहीं न कहीं इसे आर्थिक, सामाजिक रूप से और सैन्य बल से इसे कमजोर बना दिया था। उसी समय 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के किनारे दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और हम्पी को अपनी राजधानी बनाई। उन दो भाइयों का नाम था हरिहर बुक्का। तेरह सौ सैतालीस ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना की। चूंकि यह पढ़ा लिखा था, इसलिए इसने सर्वधर्म समभाव की भावना को पेश करने का प्रयास किया। यह शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। यह सल्तनत काल का पहला सुल्तान था जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में और बहराइच में सालार मसूद गाजी की दरगाह पर गया था। इससे पहले कोई सुल्तान इन दो दरगाहों पर नहीं गए थे। इसने जिन प्रभासुर नामक जैन विद्वान से धार्मिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया था। इसने कई महान संतों के मकबरे भी बनवाए, जैसे दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, बदायूं में मीरन मुरहिन का मकबरा, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन का मकबरा, अजुधन में शेख मुल्तान का मकबरा, जब यह अपनी राजधानी देवगिरी से सिंध जा रहा था 20 मार्च 1351 को, देवगिरी से सिंध जा रहा था। रास्ते में 20 मार्च 1351 को थट्टा के निकट गोडाल में
इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने टिप्पणी की थी। आप सभी लोग उस टिप्पणी को जानते होंगे, लेकिन बहुत कम लोग उसकी सकारात्मकता को समझ रहे होंगे। बदायूनी ने वो टिप्पणी की थी कि अंततः लोगों को उससे और उसे लोगों से मुक्ति मिल गई। बदायूनी ने कहा, लोगों को उसकी सनक भरी योजनाओं से मुक्ति मिल गई और उसे लोगों से मुक्ति मिल गई। यहाँ पर लोगों का उसका तात्पर्य उसकी बदकिस्मती थी। वह इतना शिक्षित था मोहम्मद बिन तुगलक कि उसे पहले ही मुक्त हो जाना चाहिए था, अगर इस तरह की उसकी किस्मत खराब थी तो। क्योंकि इतने शिक्षित व्यक्ति को इतना असफल बदायूनी ने पहले नहीं देखा था। तो इसके दो पहलू हैं। एक तो इसके शिक्षा के स्तर को दर्शा दिया बदायूनी ने यह कहकर कि उसे लोगों से मुक्ति मिल गई। दूसरा, इसकी बदकिस्मती की पराकाष्ठा को, बदकिस्मती की पराकाष्ठा को इसने पहली पंक्ति से दर्शा दिया कि लोगों को उससे मुक्ति मिल गई। बहरहाल कुछ भी था, लेकिन मध्यकाल के सबसे ज्यादा शिक्षित सुल्तान का पद इसे ही प्राप्त है भारत के इतिहास में। इसके बाद 20 मार्च 1351 को फिरोज शाह तुगलक गद ने अपना राज अभिषेक वहीं ठट्टा में करवाया था। चूंकि राज अंतराल ना हो, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के तुरंत बाद इसने अपना राज अभिषेक 20 मार्च 1351 को किया। उसके बाद इसने राजधानी का स्थानांतरण दिल्ली कर लिया देवगिरी से, जहां पर इसने अगस्त 1351 में ही अपना दूसरा राज अभिषेक करवाया। हम लोग अगले वीडियो में इस फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यह एक बहुत ज़्यादा लोक कल्याणकारी व्यक्ति था, जिसने आम जनता की सेवा के लिए, आम जनता के कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए। उन सभी बातों पर एक एक करके हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि क्या और कैसे इसने अपने विचारों को, इसके विचार क्या थे और इसके अपने विचारों को इसने किस प्रकार मूर्त रूप देने की कोशिश की। उन सभी बातों पर जिक्र करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।